सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान से आई सीमा और हिंदुस्तान का सचिन, जो कई दिनों से मीडिया में बने हुए थे, सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों के हत्थे वो चढ़ चुके हैं और एजेंसियां उनसे पूछताछ भी करने वाली है। तो क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की ISI की एजेंट है? इस बात का शक अब गहराता जा रहा है और इसीलिए ATS की टीम ने कल सीमा के पति और सीमा के ससुर से 8 घंटे तक पूछताछ की है। सीमा हैदर, जो पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर अपनी 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में सचिन के पास चली आई, ऐसा उसने प्रेम में किया या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि सवाल अब बेहद गंभीर उठने लगे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां भी इसे लेकर बेहद गंभीर हो चुकी हैं। कल देर रात तक यूपी ATS ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से करीब 8 घंटे पूछताछ की। सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से यूपी ATS ने पूछताछ किया। करीब 8 घंटे की पूछताछ जो है वो इनसे की गई। सीमा और सचिन कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जाने लगा कि सीमा के भारत पहुंचने की कहानी हजम नहीं हो रही। सीमा कहीं पाकिस्तानी जासूस तो नहीं? ये भी सवाल उठने लगे कि पूछताछ के दौरान ATS ने पहले तीनों से अलग अलग और फिर साथ बिठाकर सवाल पूछे। सीमा से मोबाइल, उसके सिम कार्ड, पासपोर्ट संबंधित सवाल पूछे गए। सीमा से उसके मोबाइल फोन, जो सिम कार्ड टूटा हुआ है, उससे संबंधित सवाल पूछे गए। साथ ही साथ पासपोर्ट से संबंधित सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, सीमा हैदर किस तरीके से पाकिस्तान से भारत आई, उसको लेकर भी तमाम सवाल उससे पूछे गए। साथ ही साथ नेपाल में जिस दौरान वो सचिन के साथ रही, उससे संबंधित भी सवाल पूछे गए कि आखिरकार वो उस दौरान कहां गई थी। पूछताछ खत्म होने के बाद पुलिस सीमा और सचिन को अलग अलग गाड़ी में लेकर निकली। सीमा हैदर की भारत आने की कहानी जितनी रोचक है, उतने ही उसमें पेंच नजर आते हैं। असलियत क्या है, ये तो अब जांच के बाद ही सामने आएगा। तो सीमा हैदर बहुत बड़ी पहेली बनती जा रही है और आज हम तमाम खुलासे टाइम्स नाउ नवभारत पर करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर सीमा हैदर की सच्चाई है क्या। और टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा कि सीमा से आखिर जांच एजेंसियां कौन से सवाल पूछ रही है। सीमा की जिंदगी से जुड़ा हर एक सच हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान टू इंडिया वाया दुबई और नेपाल, वो भी 4 बच्चों के साथ। ये सफर कहीं से आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा हैदर ने ये किया। उसके मुताबिक PUBG खेलते खेलते उसे ग्रेटर नोएडा के सचिन से ऐसा प्रेम हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर चली आई। सचिन के लिए उसने अपना धर्म, रीति रिवाज, बोली सब बदल लिए। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की चर्चा देश में नहीं, पूरी दुनिया में होने लगी। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन का घर मीडिया का केंद्र बन गया। हालांकि धीरे धीरे सीमा हैदर की असलियत को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अचानक दोनों गायब हो जाते हैं और फिर करीब 2 दिन बाद खबर आती है कि सीमा, सचिन और सचिन के पिता से यूपी ATS पूछताछ कर रही है। क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं, आज हम उन सारे सवालों की पड़ताल करेंगे जो भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं। क्या है सीमा हैदर की असलियत? क्या सीमा ISI की जासूस है? आखिर सीमा भारत कैसे पहुंची? इतने सारे पासपोर्ट, मोबाइल कैसे आए? सीमा के मददगार कौन है? क्या सीमा अपने परिवार के बारे में जो बताती है वो सच है? क्या सीमा को पूरी ट्रेनिंग मिली है? सीमा को लेकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आज टाइम्स नाउ नव भारत सीमा के बारे में एक एक सच आपको बताएगा। सीमा के उस राज से भी पर्दा उठाएगा जो अब तक पहेली बने हुए हैं। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक वो सारे सबूत आपको दिखाएगा जो आपके सामने इस पूरे मामले को शीशे की तरह साफ कर देगा। सुबह 8 बजे से देखिए हमारी मेगा कवरेज, सीमा द लव स्टोरी या स्पाई स्टोरी। और चलिए बुलेटिन में अब आपको मध्य प्रदेश के सीधी की एक खबर दिखाते हैं, जहां पर एक शख्स को तालिबानी सजा दी गई। लोगों ने इस शख्स को पेड़ से बांधा, फिर उसकी जमकर पिटाई की और इतना ही नहीं, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। अब इस मामले में एक्शन क्या हुआ है और क्यों की गई इस शख्स की पिटाई, वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। पेड़ से बांधकर एक युवक की पिटाई की गई, उसे तालिबानी सजा दी गई। सारा गांव तमाशबीन बंद देखता रहा। लोग शख्स को बंधक बनाकर पीटते रहे। सजा देने के नाम पर ऐसा हैरान परेशान करने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने आया है, जहां के उमरिया गांव में चोरी के आरोप में अमानवीय व्यवहार किया गया। आम के पेड़ से बांधकर इस युवक को तब तक पीटा गया
जब तक उसकी हालत अधमरी नहीं हो गई। दरअसल वीडियो में पेड़ से बांधकर मार खाते हुए शख्स अपने ही गांव के ही एक घर से सोने के गहने चुराए थे, जिसके बाद इंसाफ करने निकले गांव के लोगों ने शख्स को पहले पेड़ से बांध दिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तुरंत इसमें एक्शन लिया गया। तत्काल ही उसकी तरफ से एफआईआर पंजीबद्ध कर और जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से वीडियो में पिटाई करते हुए दिख रहे तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीज के साथ एक डॉक्टर की हैवानियत का मामला सामने आया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे राउंड पर आए डॉक्टर एक मरीज को मार रहे हैं। डॉक्टर मरीज को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार रहा है। मरीजों को पीटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो 2 थप्पड़बाज डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। मरीजों को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। डीएम के निर्देश पर बनाई गई 5 अधिकारियों के प्रशासनिक टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। दास और डॉक्टर अमन श्रीवास्तव के द्वारा मरीजों के साथ मारपीट की गई है। इस पर थाना सैफई में सौरभ कुमार जो कि करहड़ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। विवेचना जारी। 10 और 11 जुलाई को हड्डी रोग विभाग में दोनों डॉक्टरों ने अलग अलग मरीजों को थप्पड़ मारा था। दोनों डॉक्टरों के थप्पड़बाजी के वीडियो वायरल होने के बाद शासन स्तर पर जांच के निर्देश दिए गए थे। साथ ही पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें मरीजों का इलाज करने के लिए रखा गया है, लेकिन वो मरीजों को पीट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला अधिकारी अवनीश राय ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, जिसके बाद जांच कमेटी ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती पीड़ित मरीजों से जानकारी जुटाई। अब बात करते हैं गुजरात के पाटन शहर की, जहां देर रात जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल एक सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा हुआ। उसके बाद लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और भारी भीड़ वहां पर नजर आई। उसके बाद कैसे हालात संभले, क्या वहां पर पुलिस पहुंची और ये सोशल मीडिया पोस्ट था क्या, ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देख लीजिए। गुजरात के पाटन जिले में सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित पोस्ट के मामले को लेकर बीती रात 2 गुटों में झड़प हो गई। भीड़ की इस हिंसक झड़प में 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिगड़े हालात के बाद स्थिति को काबू करने के लिए बालिसाना गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दोनों पक्षों के बीच 2 दिन से धार्मिक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट को लेकर विवाद की स्थिति थी। 16 जुलाई की रात इस विवाद का हल निकालने के लिए दोनों मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए थे। तभी आपस में शुरू हुई कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। इसके बाद मारपीट भी शुरू हो गई। बीती रात इसी मुद्दे का निपटारा करने के लिए 2 पक्ष इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान बात बिगड़ गई और दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। भीड़ के बीच भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। घटना के बाद गांव में पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे बवाल के मामले में जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है, जो अपडेट सामने आ रहा है, वो भी आपको बता दें, जिसमें आरोपियों की पुलिस ने परेड निकाली है। जी हाँ, बड़ी खबर ये कि युवकों पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के एक पोस्ट को लेकर समुदाय के कुछ लोगों ने 5 युवकों पर सरेआम जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद अब आरोपियों की परेड निकाली गई है, जानबूझकर ये मैसेज देने के लिए कि गुजरात में इस तरह की हिंसा, इस तरह का उपद्रव नहीं चलेगा। युवकों पर जानलेवा हमला किया गया था एक खास गुट की तरफ से, और जिसके बाद अब पुलिस ने ये जबरदस्त एक्शन लिया है। इन आरोपियों की परेड पुलिस की तरफ से निकाली गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए गुजरात के पाटन में ये एक्शन लिया गया है। रफ्तार से भागता ट्रक और शोर मचाते लोग।
गौर से देखने पर पता चलता है कि ट्रक के पीछे एक कार फंसी हुई है। कार ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। ये पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक के अंदर जाकर फंस गई। इसके बाद पास से गुजर रहे राहगीरों ने शोर मचाना शुरू किया। इससे ट्रक का ड्राइवर घबरा गया और वो ट्रक लेकर भागने लगा। लोग शोर मचाते रहे और ड्राइवर ट्रक लेकर भाग कर रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि कार में 3 लोग सवार थे। सागर से मैंगलुरु के रास्ते पर यह हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर ने कार को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। लोगों ने ट्रक का पीछा करते हुए उसे रुकने पर मजबूर किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जब से कोविड महामारी आई है तब से जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है और राजकोट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो वाकई डराने वाला है, क्योंकि क्लासरूम में ही एक छात्र की मौत हो गई। कोविड महामारी के बाद हार्ट अटैक और अचानक मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें खेलते हुए, जिम करते हुए, डांस करते हुए मौत के मामले सामने आए। इसको लेकर कई तरह के मेडिकल थियरी भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन गुजरात के राजकोट से आए ताजा मामले ने सबको हैरान कर दिया है। राजकोट में मुदित अक्षय भाई नाम के छात्र की क्लास में अचानक मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आमतौर पर क्लास चल रही होती है, तभी अचानक हलचल होती है। कुछ लड़के उठकर कोने की तरफ बढ़ते हैं। तभी 2 से 3 लड़के एक एक बेहोश छात्र को जमीन पर लेटा रहे होते हैं। उस बेहोश छात्र के मुंह पर कई बार पानी का छिड़काव करते हैं। छात्र के हाथ को रगड़ते हैं। ऑन ड्यूटी ईएमटी ने छात्र को सीपीआर भी दिया। छात्र को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। छात्र की अचानक हुई मौत से राजकोट प्रशासन सख्ती में आ गया है। आशंका जताई जा रही है कि छात्र की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही थी, लेकिन उपद्रवियों ने यहां माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश की। दरअसल इन उपद्रवियों ने महाकाल की सवारी पर थूकने की कोशिश की। क्या एक्शन लिया गया आप भी देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान सोमवार को उस समय बड़ा बवाल मच गया, जब टंकी चौराहा के समीप कुछ लोगों ने बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकना शुरू कर दिया। ऐसे में जब कुछ लोगों ने सवारी पर थूक रहे लोगों को ऐसा करने से मना किया, तो उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। मामला सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज कराया गया। बिल्डिंग के ऊपर से 3 युवक और एक बिल्डिंग के ऊपर से एक युवक ने एक पानी की बोतल लेके कुल्ला करा और कुल्ला करके बाबा की सवारी पर थूका। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मकसद से भगवान शिव की सवारी पर थूकने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। थाने पर प्रशासन से मांग करी कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वीडियो के आधार पर खारा कुआं थाने में कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और 3 संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। उन पर नाबालिग नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाकी सभी आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए बुलेटिन में आप बात करते हैं पहाड़ों पर जिस तरीके से आफत बरस रही है, उसके बाद जो नुकसान हो रहे हैं उसकी। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ दरक रहे और ऐसे में राहत और बचाव के काम में जुटे जो कर्मी हैं, उनके ऊपर भी बहुत का खतरा मंडरा रहा है। एक तस्वीर सामने आई है जो वाकई डराने वाली है। ये तस्वीर न केवल डराने वाली है बल्कि ये सीधा मैसेज दे रही है कि पहाड़ों पर खतरा बरकरार है। वीडियो हिमाचल के मंडी का है। यहाँ कुल्लू मंडी हाईवे से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही थी कि तभी अचानक से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे जेसीबी पर आ गिरी। बस कुछ ही सेकंड में सब सहम गए। मशीन ऑपरेटर और वहां मौजूद वर्कर किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। गनीमत रही कि कोई भी इन बोल्डरों के चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सिर्फ मंडी ही नहीं, चंबा से भी पहाड़ के दरकने का वीडियो सामने आया है। चंबा के तीसा सनवाल रोड से गाड़ियां गुजर रही थी, तभी अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। देखिए कैसे चट्टानों ने पूरे रोड पर कब्जा कर लिया। भयानक भूस्खलन के बाद ये रोड भी ब्लॉक हो गया है। इससे यातायात पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
सिरमौर से आई ये तस्वीर भी देखिए। पूरा पहाड़ पल भर में रोड पर आ गया। धनोई रोड पर उस वक्त कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन खिसकते पहाड़ों को देख सभी डर गए। लैंडस्लाइड के बाद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। बता दें कि हिमाचल में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों में बारिश से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो रास्ते बंद हो गए हैं, हाईवेज बंद है और कहीं कहीं तो घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है पर्यटकों को और आम लोगों को भी। और फिलहाल आगे भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को राहत की उम्मीद अगले कुछ दिन नहीं करनी चाहिए। हिमाचल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जगह जगह भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसका असर न केवल नेशनल हाईवे पर पड़ा है, बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक भी जगह जगह दरक गया है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर मलबे और पत्थर फैले नजर आ रहे हैं। रेल लाइन की हालत इतनी खराब है कि 6 अगस्त तक सभी टॉय ट्रेन और रेल कार के संचालन को रोक दिया गया है। पूरा का पूरा पहाड़ जो है ये नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है। आगे जाके हालात जो है और भी भयानक आपको देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ पे नीचे की तरफ दरक चुका है यहाँ पे। और ये आप ट्रैक देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल ट्रैक के साथ ये पहाड़ है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे हालात हैं। पूरा का पूरा पहाड़ नीचे की तरफ जा चुका है। मिट्टी, मलबा, पेड़ पौधे ये सब जो है नेशनल हाईवे पर गिर चुके हैं। भारी बारिश के चलते ट्रैक को जो है भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है। जगह जगह पर यही हालात है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी स्थिति ठीक नहीं है। देहरादून की ये तस्वीर देखिए, कैसे भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है। गाड़ियों की मूवमेंट रुक गई। मूसलाधार बारिश की परेशानी फिलहाल लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और सिर्फ पहाड़ी राज्यों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी हालात ऐसे ही बने हुए। अगर मथुरा की बात करें तो यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और हालात ये है कि शहर के ज्यादातर इलाके इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यमुना का पानी पहुंच चुका है और इसके अलावा गोवर्धन की परिक्रमा वाला जो पूरा का पूरा रास्ता है वो भी जलमग्न हो चुका है। दिल्ली के बाद यमुना के पानी ने मथुरा में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है और हर घंटे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी के इस प्रहार से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल हमें कुछ ऐसा राहत एवं बचाव कार्य नहीं दिखा है, लेकिन जानकारी मिली है। देखिए, आश्रम के अंदर पानी भरा हुआ है। आश्रम के अंदर पानी भरा हुआ है और देखिए श्री देवराहा बाबा का मोरकुटी आश्रम गौशाला ये है, यहाँ पर पानी भरा हुआ। इस तरफ दिखाइए जहाँ साहब, ये देखिए, ये यहाँ पर भी पानी भरा हुआ। मंदिर के अंदर पानी भरा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। पीछे का भी रास्ता दिखाइए, आगे का भी रास्ता दिखाइए। और ये देखिए, यहाँ पर चारों तरफ मंदिरों में, मठों में, सब जगह पानी भरा हुआ है। आंकड़ों की माने तो बाढ़ का सीधा असर 100 से ज्यादा कॉलोनियों पर पड़ा है। जल भराव की वजह से बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में लोग जल्द से जल्द स्थिति के सामान्य होने की दुआ कर रहे हैं। और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को भी यमुना के पानी ने घेर लिया है। यमुना का पानी मंदिर के बेहद करीब पहुंच गया। नदी का पानी मंदिर से केवल 100 मीटर दूर है। ऐसे में मंदिर में भी जल भराव का खतरा है। गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिर्फ 100 मीटर दूर हम खड़े हुए हैं बांके बिहारी मंदिर से। बलदाऊ जी का ये तिराहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी पानी हो गया है। ये सब यमुना जी का पानी है। सब आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी है। द्विवेदी जी, यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर है भगवान जो बांके बिहारी जी का मंदिर और राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, दोनों पास लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया, ठप हो गया। बिजली यहाँ की बंद है, लाइट भी नहीं आ रही है। गलियों में पानी भरा है, लेकिन इसके बावजूद भी बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बाढ़ के खतरे के बीच भी मंदिर में राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। सामने की तरफ आपको बांके बिहारी जी के दर्शन मिलेंगे और ये हजारों लाखों लोग सिर्फ बांके बिहारी जी के। आप कहाँ से आए? सीतामढ़ी से आए। सीतामढ़ी से बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए। मंदिरों में इकट्ठा हुआ भक्तों का हुजूम यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द नदी का जलस्तर कम हो और लोगों को जल भराव से होने वाली परेशानी से निजात मिले।
और बात अब पंजाब की करते हैं, जहां बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चले हैं। यहां राज्य के 18 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति ये हो गई है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम्स ने मोर्चा संभाल रखा है। अपडेट देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में भी बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब के 18 जिलों में बाढ़ आई है। इसका नतीजा ये है कि 1500 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। सड़कों का संपर्क टूट चुका है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोग लापता भी हैं, जिनके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। पंजाब में खराब होते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है और ये सिलसिला जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 150 से ज्यादा राहत कैंप लगाए गए हैं, जिसके जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। पटियाला, रूपनगर और मोगा में सबसे ज्यादा राहत कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी कई लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और आज देश के करीब 10 करोड़ लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। ये लोग वो है जो लंबे वक्त से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल लोगों ने सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद से इनके पैसे फंसे हुए थे। आज गृह मंत्री अमित शाह एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके जरिए ये लोग अपने पैसे वापस पा सकेंगे। आज का दिन देश के करीब 10 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी लाने वाला है। ये वो लोग हैं जिनका पैसा कई साल से सहारा इंडिया ग्रुप में फंसा हुआ था। इन लोगों ने कंपनी में निवेश किया था, लेकिन कंपनी जिस तरह बुरे हाल में गई, इनके पैसों पर खतरा मंडराने लगा। कई साल से लोग अपने पैसे के लिए परेशान थे, लेकिन अब इनका पैसा वापस मिलेगा। इसकी घोषणा खुद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आज सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत होगी। पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होंगी। ये जानकारी होगी कि निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपने कार और बाइक के कई दीवानों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा दीवाना देखा है जिसने 100 गाड़ियों के लिए गैराज बनवा दिया, वो भी अपने घर में, और इस गैराज में दुनिया भर की विंटेज गाड़ियां इकट्ठा कर ली। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी इतना शानदार कार गैराज देखा है? इस गैराज में सैकड़ों बाइक्स रखी हैं, लाखों की इंडियन कंपनी की मोटरसाइकिल से लेकर करोड़ों की विदेशी स्पोर्ट्स बाइक तक। वो तमाम विंटेज गाड़ियां जिन्हें अभी तक आपने सिर्फ सोशल मीडिया रील्स में देखा होगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यह गैराज किसी कंपनी का नहीं है, न ही यहाँ गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। ये सभी गाड़ियां सिर्फ एक शख्स की हैं, जिनकी बाइक की दीवानगी के चर्चे देश से लेकर विदेश तक हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। ये गैराज रांची में उनके घर के अंदर है। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद जब धोनी के घर पहुंचे तो उनका ये गैराज देखकर चौंक गए। Someone needs to have hell of a lot of passion to do something else or to have something else. I'm telling you. Otherwise, or someone has to be mad. Mad, I would say. Yeah. You have to be crazy about this. इसी दौरान धोनी इस गैराज के बनने की कहानी भी बताते हैं। धोनी कहते हैं कि इस घर में सब कुछ साक्षी के हिसाब से बना, बस ये गैराज है जो वो अपनी मर्जी से बना सके। Because you took everything, so I needed to have something of my own. So this is the only thing you allowed. That also you wanted after the badminton court. I said no, it will be before the badminton court. Which one? There's a badminton court on that. Oh, okay. धोनी के दोस्त उनकी बाइक और लॉन्ग राइड के क्रेज को भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम राइड के लिए इतनी दूर निकल जाते थे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता था। अभी आपको बाइक की कहानी बताता है। ये जब पहला आड़ी था ना मई का, तो हम लोग पहले घूमने निकलते थे, तो क्या था ना कि चलते हुए तेल खत्म हो जाता था, उसका हम लोग कार से तेल मंगाते थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सबके चहेते धोनी का बाइक के लिए क्रेज का अंदाजा हो गया होगा। और खबरों में आगे सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से एटीएस टीम ने सीक्रेट जगह पर पूछताछ की है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस को कुछ बड़े सबूत हाथ लगे हैं। बता दें कि सीमा के भारत आने के बाद से ही उस पर अब तक संदिग्धता बनी हुई है। इसी को लेकर एटीएस ने सीमा से पूछताछ की है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इसी को लेकर प्रशासन लगातार सीमा की सच्चाई जानने की कोशिश में जुटा रहा। इसी के लिए एटीएस ने सीमा से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से जांच में सामने आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाएगा। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की तरह सीमा की कहानी में भी लव, गेम, धोखा और जासूसी का एंगल है। उसका फोन क्यों टूटा, उसने सिम क्यों बदला, फर्राटेदार अंग्रेजी और ओवर स्मार्टनेस का राज क्या है। एजेंसी ऐसे तमाम पहलुओं और कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। तो वहीं नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमा हैदर के केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी को इनपुट मिला कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो सेना में नहीं बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जांच कर रही है कि ये कितना सच है। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आने के बाद सीमा सीधे ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी के गांव पहुंची और वहां चुपचाप सचिन के साथ रह रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों को जब इस बात पर शक हुआ तो पुलिस गांव पहुंची तो दोनों वहां से फरार हो गए, जिसके बाद यूपी पुलिस ने दोनों को हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़कर कोर्ट में पेश किया। और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है सीमा हैदर से जुड़ी हुई। सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से कल 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी। उससे तमाम सवाल पूछे गए कि आखिर वो कैसे इंडिया आई, कब से वो फोन इस्तेमाल कर रही थी जिससे सचिन से उसकी बात हो रही थी, और कैसे सीमा हैदर ने सचिन से बातचीत को आगे बढ़ाया, और नेपाल कैसे वो पहुंची और नेपाल के रास्ते फिर भारत में कैसे उसने एंट्री ली। ये तमाम सवाल उसके सामने रखे गए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है अभी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी सीमा हैदर से किया जा सकता है। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि सीमा कितना सच बोल रही है, कितना झूठ, इसको लेकर जांच एजेंसीज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए सीमा से लगातार कल 8 घंटे की पूछताछ हुई है। सीमा के साथ उसके पति सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल भी पूछताछ के दौरान वहां मौजूद रहे और एजेंसीज ने उनसे ही पूछताछ की है। दरअसल पिछले 3 दिनों से एजेंसी जो है लगातार उन पर नजर रखी हुई थी। जब उनके आए हुए 50 दिन हो गए, उसके बावजूद एजेंसी से लगता था कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो सामने नहीं आए हैं। सीमा इलीगल माइग्रेंट की तरह हिंदुस्तान में आई है, इसके पीछे उनके पास मकसद क्या है, जो उनके मोबाइल फोन्स हैं, जो उसके चैट से मोबाइल फोन से चैट डिलीट किए गए हैं, क्या उसकी वजह हो सकती है, क्या सीमा ने सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया। खबर ये भी है कि सीमा के भाई और जो चाचा है वो पाकिस्तानी सेना में भी है। उनके चाचा जो है सूबेदार है पाकिस्तानी सेना में। तो इसके पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि किसी भी सवाल का वो माकूल जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो हिंदुस्तान में कैसे आई, उनके पास 6 पासपोर्ट कैसे बने, उन्होंने इतने मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या था, बाकी सिम कार्ड को क्यों नष्ट कर दिया। ये तमाम सवाल है जिसका कोई बहुत ऐसा जवाब नहीं मिल पा रहा जिससे कि एजेंसी संतुष्ट हो पाए। शायद यही बड़ी वजह है कि एजेंसी सब तय कर रही है कि उनके लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि एजेंसी को लगता है कि जिस तरीके से एक पाकिस्तानी महिला जो है वो हिंदुस्तान में आई है, एक इलीगल माइग्रेंट है, तो इसके पीछे उसका मकसद क्या है, क्या वो उसके प्यार में पढ़कर यहाँ पहुंची है या कोई उसके पीछे हिडन एजेंडा उसका है, ये जानना जरूरी है एजेंसी के लिए। इसलिए कल से एजेंसी ने उनको उनको रिटेन किया हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसलिए तमाम जानकारियां निकलवाने के लिए अब लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे ये पता चल पाए कि वो क्या सच बोल रही है और क्या झूठ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। दरअसल बेंगलुरु में विपक्षी बैठक का दूसरा दिन है, आज दूसरा राउंड है, और इस बीच बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर पोस्टर नजर आ रहा है।
पोस्टर पर लिखा है अस्थिर पीएम पद के दावेदार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार के खिलाफ ये पोस्टर लग गए हैं जिसमें लिखा है कि अस्थिर पीएम पद के दावेदार, यानी कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन वो काफी अस्थिर हैं, अनस्टेबल हैं। ये पोस्टर इस वक्त बेंगलुरु में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु में तमाम विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में ये जरा पोस्टर जरा आप देखिए। ये बड़ी खबर ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ये पोस्टर लगे हैं। हालांकि पोस्टर अभी किसकी तरफ से लगाए गए हैं ये खुलकर सामने नहीं आ पाया, आगे आपको बताएंगे कि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं, लेकिन इसमें लिखा जरूर ये है कि अस्थिर पीएम पद के दावेदार है। फिलहाल पोस्टर को हटा भी दिया गया है, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पोस्टर लगाए गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, फिलहाल पोस्टरों को वहां से हटवाया गया है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार पर सवाल उठाए गए थे। नीतीश कुमार को अस्थिर पीएम पद का दावेदार बताया गया था। बेंगलुरु में तमाम विपक्षी नेता मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि 2024 को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति क्या होने जा रही है, कैसे विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को हराने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग राज्यों के जो लीडर्स हैं विपक्षी दलों के, वो किस तरीके से अपने राज्यों में पूरा माहौल बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसको लेकर के वहां मंथन चल रहा है बेंगलुरु में। आज सेकंड राउंड इस मीटिंग का है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि एक पोस्टर लगाया गया था नीतीश कुमार के खिलाफ जिसमें लिखा था अस्थिर पीएम पद के दावेदार। फिलहाल इस पोस्टर को हटवा दिया गया है। पोस्टर देखने के बाद इस पोस्टर को हटवाया गया है।